नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दोपहर में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। कर्नाटक मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा कल शाम 4 बजे तक येदियुरप्पा सरकार सदन में साबित करे बहुमत, गुप्त मतदान की मांग खारिज। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बहुमत साबित करने का किया दावा। अदालत के फैसले को कांग्रेस ने बताया संविधान की जीत। कर्नाटक में सियासी पारा चरम पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन की आवश्यकता पर जोर। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में उपराष्ट्रपति का संबोधन। ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की कमी पर जताई चिंता। जम्मू कश्मीर के अरनिया, आरिसपुर और सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन। बीएसएफ का एक जवान शहीद, 4 नागरिकों की भी मौत। सुरक्षा बलों का माकूल जवाब। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018-19 में 7.6% रहने की उम्मीद। बनी रहेगी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। निजी खपत में बढ़ोतरी और आर्थिक सुधारों के फैसले का असर। कर्नाटक में सत्ता की सियासत अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतरिम आदेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को कल शाम 4 बजे तक विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा की गुप्त मतदान की मांग को भी खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान बीजेपी ने बहुमत साबित करने के लिए सोमवार तक का समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेम स्पीकर नियम के मुताबिक फ्लोर टेस्ट के बारे में फैसला लें और साथ ही कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट होने तक एक एंग्लो इंडियन समुदाय के विधायक को मनोनीत करने पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा बहुमत साबित होने तक कोई नीतिगत फैसला लेने पर भी रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के डीजीपी को विधानसभा के बाहर कानून व्यवस्था बनाए रखने का भी आदेश दिया है। बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो कल विधानसभा में बहुमत साबित कर देंगे। आज उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक आंतरिक आदेश दिया है। वो ऐतिहासिक आंतरिक आदेश के अंतर्गत कई बहुत ही प्रमुख आदेश दिए गए हैं। पहला कि तुरंत फ्लोर टेस्ट होगा, कल होगा। फ्लोर टेस्ट होने के पहले 4 बजे के पहले सभी को ओथ दिया जाएगा। एक प्रोटेम स्पीकर के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण, येदियुरप्पा जी के वकील ने खुद ने ये माना और कहा कि आज से कल तक येदियुरप्पा जी कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे। साथ साथ बार बार दलीलें की दूसरे पक्ष ने कि समय कल का न होना चाहिए, आगे का होना चाहिए। इन दलीलों को नहीं माना गया और कल के लिए रखा गया है विश्वास मत। The Supreme Court. Now I will go and discuss with Chief Secretary. Tomorrow I will call for assembly session and other procedures will follow. And I have got 100% confidence we are going to get full majority and we will prove the majority. बीजेपी के नेता बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए न्योता दिया और गुरुवार सुबह येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। साथ ही बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया। इसको कांग्रेस और जेडीएस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 104, कांग्रेस को 78 और जेडीएस को 37 सीटें और उसकी सहयोगी बीएसपी को 1 सीट हासिल हुई। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस ने जेडीएस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था और एचडी कुमारस्वामी ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था।
और इधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने हमारे पक्ष को माना है, तो वहीं बीजेपी ने भी ये उम्मीद जताई है कि कल विधानसभा में बीएस येदियुरप्पा बहुमत साबित कर देंगे। I would like to thank the honorable judges of the Supreme Court who once again rose to the occasion and saved the democracy and established once again that in this country there's rule of law. हमारे पास पूरा नंबर है, हम जीतेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हो आप? बहुत खुश है। पहले 15 दिन का टाइम मिला, फिर इतनी जल्दी कम टाइम हुआ। कम टाइम में हम फ्लोर टेस्ट पास करेंगे। अरे इसमें दो राय है क्या? हमारी सरकार वहां बन चुकी है और हमारी बहुमत वहां साबित हो जाएगी। बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा ही तो एकमात्र फ्लोर होता है जहां इसको प्रमाणित किया जा सकता है। ये बहुत ही ऐतिहासिक अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। हम जिस मांग को लेकर के आधी रात को उच्चतम न्यायालय गए थे, दोनों मांगे हमारी उच्चतम न्यायालय ने मांगी। पहली मांग कि श्री येदियुरप्पा को गवर्नर ने गलत तरीके से इनवाइट किया है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय 10 हफ्ते के बाद जो है एक सुनवाई, लंबी सब पक्षों की सुनवाई करने के बाद एक बड़ा फैसला देगा। दूसरी हमारी मांग थी कि इसमें बदबू आती है कि जब दूसरे पक्ष के पास मेजॉरिटी नहीं है, उसको क्या 15 दिन का वक्त जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए दिया गया है। तो उच्चतम न्यायालय ने ये बात हमारी मान ली कि हाँ, वाकई ही ये वक्त जो है लगता है कि हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए दिया गया है। और संविधान मामलों के जानकार सुभाष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि बहुमत का परीक्षण फ्लोर पर ही होना चाहिए। प्रक्रिया है उसमें, उसके अनुसार राज्यपाल को पहले सदन की बैठक कन्वीन करनी होगी, उसके बाद अंतरिम प्रोटेम स्पीकर प्रोटेम की नियुक्ति करनी होगी, उसके बाद सेशन में स्पीकर प्रोटेम ओथ दिलाएंगे मेंबरों को, और उसके बाद रेगुलर स्पीकर का चुनाव होगा, और उसके बाद ही विश्वास प्रस्ताव आएगा। तो मैं समझता हूँ ये सब काम करने के लिए संभवतः ज़रूरी होगा कि अर्ली मॉर्निंग में प्रातः सुबह बहुत जल्दी सदन की बैठक हो और ये सब काम 4 बजे तक पूरे किए जा सकें। तक कर्नाटक के मुद्दे पर कांग्रेस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने का समय मांगा है। कांग्रेस के साथ कुछ और विपक्षी दल भी राष्ट्रपति से मिल सकते हैं। कांग्रेस राष्ट्रपति को यह बताएगी कि किसी पार्टी को बहुमत नहीं होने के बावजूद कर्नाटक के गवर्नर ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया। पीटीआई के मुताबिक पार्टी ने राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए शनिवार को समय मांगा था, लेकिन अब ये मुलाकात कर्नाटक में बहुमत परीक्षण के बाद यानी अगले सप्ताह हो सकती है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। अखिलेश सुमन बीजेपी मुख्यालय से जुड़ रहे हैं, साथ ही अरविंद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस मुख्यालय से, और हमारे संवाददाता पंचानंद मिश्र बंगलुरु से जुड़ेंगे। अखिलेश, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा को कल शाम 4 बजे तक बहुमत साबित करने के लिए कहा है। आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि आज कोर्ट में बीजेपी की तरफ से अपने पक्ष में क्या क्या तर्क, क्या क्या दलीलें पेश की गई, और चूंकि येदियुरप्पा ये कह रहे हैं कि कल वो बहुमत साबित कर लेंगे, कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, कितनी बड़ी चुनौती है पार्टी के लिए?
देखिए, पार्टी के लिए चुनौती तो है निश्चित तौर पे। येदियुरप्पा ने भी और उनके वकील, बीजेपी के वकील ने भी कहा कि हमको एक दिन और का समय दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया और उन्होंने कल 4 बजे तक का समय दिया है। तो ये एक बात तो यह है कि किसी भी पार्टी के लिए तुरंत 48 घंटे के बीच में बहुमत साबित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर नंबर कम हो आपके। लेकिन जो बीजेपी अपने पक्ष में जो बात देख रही है वह यह बात देख रही है कि एक तो उनके सारे विधायक बेंगलोर में हैं, जो 104 के 104 विधायक बेंगलोर में हैं। उसके अलावा उनकी सरकार वहां बन चुकी है। यह एक बहुत ही पॉजिटिव हो जाती है जब आपको बहुमत साबित करना होता है तो। और तीसरी बात यह होती है कि केंद्र में भी आपकी सरकार है। और चौथी जो एक और सुविधा उनको यह लग रही है कि जो जेडीएस के अंदर और कांग्रेस के अंदर जो पहले चुनाव के पहले जो पूरी नोकझोंक हुई थी, एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने विस्ममन किया था, और लिंगायत और ओकालिंगा के बीच का जो मतभेद था, जो झगड़ा था, उस झगड़े को बीजेपी अभी हो सकता है कोशिश करे उसको भुनाने की। और जो ऐसे हो जो असंतुष्ट हो जेडीएस में, जो लोग कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की, या कांग्रेस में जो लोग असंतुष्ट हो जेडीएस के साथ गठबंधन करने में, उन लोग को बीजेपी उनको अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर सकती है। तो ये 4 स्थितियां हैं जो बीजेपी अपने पक्ष में देख रही है। और यह जो बात बीजेपी को अपने तर्क में यह कह रही है कि देखिए 104 का आना अपने आप में इस बात का सबूत है कि जो कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, वह कांग्रेस सरकार अगर 70 के आसपास 70 और 80 के बीच में चली गई, इसका मतलब कि मैंडेट उनके पक्ष में नहीं है और जेडीएस के पक्ष में नहीं है, क्योंकि जेडीएस भी 40 से नीचे आ गई। तो मैंडेट हमारे पक्ष में है, भले ही नंबर का मामला हो। तो नंबर का मामला जब विधानसभा में जितने सदस्य उस समय उपस्थित होते हैं वोटिंग के समय, उस वोटिंग के समय उपस्थित सदस्यों में से जो बहुमत होता है, उस बहुमत के आधार पे तय होता है कि किसका बहुमत हुआ और किसकी सरकार बनेगी। तो बीजेपी को इन 5 स्थितियों को अपने पक्ष में लग रहा है कि वो अपने पक्ष में पा रहे हैं, और उन्हें यह इस बात का भरोसा हो रहा है कि विश्वास हो रहा है कि वे कल जब बहुमत साबित करने की बात होगी तो वो बहुमत साबित कर लेंगे। जी अखिलेश, आप बने रहिए। अरविंद कुमार सिंह कांग्रेस मुख्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, क्योंकि 15 दिन के वक्त को घटाकर उन्होंने सिर्फ महज 48 घंटे कर दिया है, कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी राहत है और वो इस फैसले को अपने पक्ष में मान रही है क्या, और क्या रणनीति है अब कांग्रेस की? देखिए अमृता, जो यहाँ कांग्रेस मुख्यालय है, यहाँ हालांकि बड़े नेता नहीं, बड़े नेता तो इस समय बाहर हैं, खासकर बेंगलुरु में जो कुछ बड़े नेता हैं, गुलाम नबी आज़ाद से लेकर के अशोक गहलोत तक, और तमाम नेता जो है वहाँ मौजूद हैं। लेकिन यहाँ जो है और जो दिल्ली में मौजूद नेता हैं, उनमें बहुत उत्साह आया है इस फैसले के बाद। और जो है जो तैयारी, जो अखिलेश जी जो बात बता रहे थे कि बीजेपी की ओर से जितनी तैयारियाँ हैं, उसी तरीके से कांग्रेस का भी लगातार ये ध्यान है कि उसका एक एक सदस्य जो है एकजुट रहे। जेडीएस को भी उन्होंने इसी तरह से वो किया हुआ है। तो ये सारी जो दोनों पार्टियां हैं, गठबंधन जो नया बना, जो चुनाव पूर्व नहीं है, चुनाव के बाद का बना है, और बहुत सारे नैतिक और अनैतिक पक्षों पर जो सवाल उठ रहा है उसको कैसे जवाब दिया जाए जी। तो ये अमृता बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक लड़ाई है। और इस राजनीतिक लड़ाई में जिस तरह से जो भी जिसके पास जो हथियार है, तीर तलवार है, उसको लेकर के सामने है जी। और जिसको एक हम देशज शब्द में कहें कि सारे घोड़े खोल दिए गए हैं और सारी तैयारियां इनके तरफ से जो भी संभव हो सकती है वो की जा रही है। और उसी का परिणाम है, अगर आप देखेंगे ये जो नतीजा, खासतौर पर जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो अंतरिम आदेश आया है जी, वो तो कांग्रेस की उसी कोशिश का नतीजा है कि वो रात में पहुंच गए। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमें जो है ये जस्टिस किया जाए और वो दिया जाए। तो उसका जो परिणाम है, इससे बहुत खुशी है कांग्रेस में जी। और इनको भरोसा है कि फ्लोर पर क्योंकि ये होना है, और जो अंतरिम जो अध्यक्ष होंगे यानी प्रोटेम स्पीकर जो है जी, वो उनके हाथ में है। बहुत सारी चीज़ें जो है, पूरा संचालन जो है, जो हमारे यहाँ एक बाइट अभी चल रही थी कश्यप जी की, उसमें ये कहना था कि वो जो है स्थायी जो है सभा अध्यक्ष चुना जाएगा जी। वो स्थायी अध्यक्ष जो है कल के एजेंडे में नहीं होगा, वो आगे होगा जो है। तो मुझे लग रहा है कि जो प्रोटेम स्पीकर है उसी को पूरी प्रक्रिया संपादित करानी है। और जो अभी तक खबर आ रही है वो कांग्रेस से ही होंगे। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस को उम्मीद है कि ये गठबंधन कायम रहेगा और ये गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब रहेगा जो है जी।
बिल्कुल, तो गेंद जो है वो प्रोटेम स्पीकर के पाले में आ गई। आप हमारे साथ बने रहिए। बंगलुरु का रुख करेंगे, पंचानन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। पंचानन, कर्नाटक का जो सियासी संकट था वो अब सुप्रीम कोर्ट से हटकर कर्नाटक विधानसभा की ओर मुड़ गया है। अब सबकी निगाहें विधानसभा पर है, जहां पर येदियुरप्पा को बहुमत साबित करना है। वहां का सियासी पारा अपनी चरम पर है। हम लेटेस्ट अपडेट वहां की चाहेंगे। इस वक्त किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं? कांग्रेस जो है वहां पर राज्य कांग्रेस इकाई, उसकी क्या रणनीति है, और बीजेपी के लोग जो हैं वो किस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं कल के बहुमत के लिए? बिल्कुल अमृता, आपने ठीक कहा। ये तो 15 तारीख जब यहाँ पर चुनाव के नतीजे आए थे तब से सियासी पारा कभी नीचे गिरा ही नहीं, लगातार ये ऊपर है और तरह तरह के यहाँ पर उतार चढ़ाव राजनीति में देखे जा रहे हैं। अब जो नया फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें पहली बार शायद ऐसा हुआ कि जब 24 घंटे के आसपास वक्त दिया गया है यहाँ पर बहुमत साबित करने के लिए, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए यहाँ एक बड़ी चुनौती है और उसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई कैबिनेट नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन मुख्य सचिव के जरिए भिजवाया है कि यहाँ पर विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। और क्योंकि ये बात कही गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि 4 बजे ये बहुमत परीक्षण होना चाहिए, तो 4 बजे अगर होना है तो उसके पहले यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होनी चाहिए और साथ में विधायकों की यहाँ पर शपथ होनी चाहिए। तो ये प्रक्रिया सुबह से शुरू हो जाएगी। तो ये यहाँ पर एक जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो यहाँ शुरू हो गया है। उसके अलावा जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो लगातार यहाँ अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से लेकर तमाम बीजेपी के नेता प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा कि संख्या बल उनके साथ है और वो लाइक माइंडेड पार्टीज के जो विधायक हैं वो उनको समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक ये घोषणा नहीं की कि कैसे करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और जेडीएस, उनका कहना है कि हमारे विधायक एकजुट हैं, कोई भी कोशिश हॉर्स ट्रेडिंग की या पोचिंग की सफल नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि वो हैदराबाद में है, वहां से उनको बुलाया जाना है। ये खबर है, कांग्रेस ने कहा कि आज रात वो वहीं रुकेंगे, कल सुबह उनको बुलाया जाएगा और उसके बाद वो इस प्रक्रिया में यहाँ पर हिस्सा लेंगे सदन में। तो सबकी निगाहें अब विधानसभा की ओर है। विधानसभा में तय होना है कि अब किसके पास है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी बीजेपी के सामने आ जरूर गई है। ये बात जाहिर तौर पर आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहा जा सकता है कि ये जो सियासी मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चला है। 15 दिन का वक्त था, लेकिन अब महज 48 घंटे के भीतर बहुमत साबित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा को कल शाम 4 बजे तक का वक्त दिया है और इससे पहले प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाना है। अब विधानसभा पर सबकी नजरें हैं, प्रोटेम स्पीकर के पाले में गेंद है। अब देखना होगा कि कल वहां की सियासी तस्वीर कैसी उभरती है। हम आप तक हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को भारी सफलता हासिल हुई। राज्य में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पार्टी को ग्राम पंचायत की 20,848 सीटों पर जीत मिली। वहीं पार्टी 148 ग्राम पंचायत सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी को 5,636 सीटों पर जीत हासिल हुई और 21 सीटों पर वो आगे है। सीपीएम के प्रदर्शन में गिरावट आई है। पार्टी तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। पार्टी 1,461 ग्राम पंचायत सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी है, जबकि 18 सीटों पर वो आगे है। राज्य के पंचायत चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। पार्टी को महज 1,033 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव में 1,794 ग्राम पंचायत सीटों पर जीत हासिल हुई। टीएमसी ने पंचायत समिति की 4,358 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 142 सीटों पर वो आगे है। बीजेपी को 631 सीटों पर जीत हासिल हुई है, वो 22 सीटों पर आगे है। सीपीएम को 92, जबकि कांग्रेस को 106 सीटों पर जीत हासिल हुई। जिला परिषद सीटों की अगर हम बात करें तो टीएमसी को 319 सीटों पर जीत मिली है। पार्टी 130 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इस बीच टीएमसी ने यह कहा है कि पार्टी को मिली शानदार जीत से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। पश्चिम बंगाल में जिला परिषद की 621 सीटों पर, पंचायत समिति की 6,123 सीटों पर और ग्राम पंचायत की 31,082 सीटों पर 14 मई को मतदान हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी प्रबंधन योजना को अंतरिम रूप देने के मसौदे पर विचार विमर्श पूरा कर लिया है और आज इससे जुड़ा फैसला आ सकता है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र की तरफ से दाखिल मसौदे पर कोर्ट ने अमल किया है और आखिरी फैसले से पहले राज्यों की तरफ से मिले सुझावों पर भी विचार किया जाएगा। इससे पहले केंद्र की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट के समक्ष संशोधन प्लान भी पेश किया और कहा कि केंद्र ने योजना के उस प्रावधान में सुधार किया है जो जल बंटवारे के संबंध में उसे समय समय पर निर्देश देने का अधिकार देता था।
जम्मू कश्मीर के अरनिया अरसपुरा सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन जारी है। पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान शहीद जबकि एक जवान जख्मी हो गया। गोलीबारी में 4 नागरिकों की भी जान गई है। पाकिस्तानी सेना ने बीती रात भारतीय ठिकानों को निशाना बनाते हुए रिहायशी इलाकों और निकट के सांबा सेक्टर में गोलीबारी की। भारत की तरफ से इसका माकूल जवाब दिया जा रहा है। गरीबी रेखा से नीचे के हृदय रोग पीड़ितों को उपचार के लिए मुफ्त में स्टेंट मुहैया कराया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने कहा है कि बीपीएल श्रेणी के लोगों को हृदय रोग के लिए मुफ्त में स्टेंट मुहैया कराने का फैसला तकरीबन 2 सप्ताह पहले किया जा चुका है। 2018-19 में भी भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर चीन के से ज्यादा मजबूत रहेगी। यूएन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स यानी कि WESP की रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.5% और 2018-19 में 7.6% रहने का अनुमान है। यूएन की रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था में शानदार मजबूती को दर्शाया गया है। पिछले वित्त वर्ष में भारत की ग्रोथ रेट 6.7% रही थी। रिपोर्ट में यह कहा गया कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की वृद्धि दर तेज रहेगी। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चीन की ग्रोथ रेट सामान्य रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में 2018-19 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर 3.2% रहने की उम्मीद जताई गई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन की आवश्यकता पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में कहा कि ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की कमी और देश भर में डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मियों की कमी एक गंभीर चुनौती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के छात्रों को समाज के नैतिक मानकों के साथ युवाओं की मानसिकता बदलने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स का काम सिर्फ चिकित्सा ज्ञान और कौशल हासिल कर ही खत्म नहीं हो जाता, बल्कि उन्हें समाज बदलने में भी भूमिका अदा करनी होगी। Your job does not end by merely imparting medical knowledge and skills, but entails a more onerous responsibility of molding the young minds into conscious citizens with uncompromising integrity, high moral and ethical standards. This is all the more important in the present times when the image of the medical profession has been dented by the perception that it has become highly commercialized. उपराष्ट्रपति ने स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर सफाई और रखरखाव पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और स्थानीय निकायों को मिलकर काम करना होगा। It is time for all public health experts, healthcare professionals, local bodies and communities to join hands in promoting hygiene and sanitation in a big way to build a Swachh Bharat, a prerequisite for establishing a Swasth Bharat. दीक्षांत समारोह में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के अलावा अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहीं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का शुमार दिल्ली के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजों में होता है। मोहम्मद फातिह टीपू, राज्यसभा टीवी। केंद्र की सत्ता पर काबिज एनडीए की सरकार ने साल 2017 में मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016 पारित किया था। उस कानून के मुताबिक सभी संस्थानों में महिला कामगारों को 12 की जगह अब 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश मिलता है। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिल्ली की रहने वाली नेहा कई सालों से स्कूल में टीचर की नौकरी करती हैं। 8 साल पहले नेहा का जब बड़ा बेटा पैदा हुआ था, उनके लिए नौकरी और मां की भूमिका के बीच संतुलन बिठाना लगभग असंभव सा हो गया था। आखिरकार
3 महीने के बच्चे को छोड़कर वो कैसे ऑफिस कर पाती। लिहाजा आए दिन उन्हें छुट्टी लेनी पड़ती थी। लेकिन जब उन्होंने अपना दूसरा बच्चा प्लान किया तो परेशानियां काफी कम हो गईं। नेहा की लड़की के जन्म के बाद उन्हें स्कूल से 6 महीने की पेड लीव मिली। 6 महीने में बच्ची भी कुछ बड़ी हो गई और जब नेहा ने फिर से स्कूल ज्वाइन किया तो उन्हें घर और स्कूल के बीच संतुलन बनाने में पहले से कहीं कम मेहनत करनी पड़ी। नेहा उन लाखों नौकरी पेशा महिलाओं में से हैं जिन्हें मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016 का फायदा हुआ। मैंने ये देखा कि पहले में 3 महीने के बाद मुझे अपना स्कूल ज्वाइन करना पड़ा, तो मुझे ये बहुत टेंशन रहती थी कि अब मेरा बच्चा क्या कर रहा है, उसने कुछ खाया पिया है कि नहीं, क्योंकि इस दौरान अब माँ की बहुत अच्छे से ज़रूरत होती है बच्चे को और वो अच्छे से संभाल सकती है। लेकिन अब दूसरे में अब मुझे 6 मंथ्स का बेनिफिट मिल रहा है। एटलीस्ट मेरा बच्चा इतना होगा कि वो बॉटल फीड पे आ जाएगा और वो अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करने लगेगा। तो ये 6 महीने जो हैं ये इसमें मेरा बच्चा इस लायक हो जाएगा कि मैं उसकी इतनी देखभाल कर सकूं कि हाँ 6 महीने के बाद मुझे तसल्ली रहेगी कि वो अब अपनी देखभाल अपने थोड़ा सा उस पर आ जाएगा कि कोई और भी उसको संभाल सके। आरती भी दिल्ली की एक निजी कंपनी में काम करती हैं। परिवार में उनके अलावा बस उनके पति हैं। जब वो अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रही थी तब उन्हें भी ये सोच कर नींद नहीं आती थी कि वो कैसे संभालेंगी। आज जब वो माँ बन चुकी हैं, वो रात में भी जागती हैं, लेकिन चिंता से नहीं बल्कि अक्सर उनका बच्चा उन्हें जगाता रहता है। ऑफिस से मिली 6 महीने की पेड लीव से उन्हें काफी सहारा मिला है, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। 6 मंथ के लिए काफ़ी बेनिफिट है बिकॉज इसमें काफ़ी हमें जानी मिलता है बेबीज़ को, और डॉक्टर्स भी बोलते हैं 6 मंथ के लिए बेबी को अपनी दूध देने पड़ते हैं। बट अब जब 6 मंथ का हो गया तो उनकी रूटीन भी पूरी होते हैं, उनकी काफ़ी देख सकते हैं हम दोनों ही कंपनी, बिकॉज बेबी 6 मंथ में सबको जानने लगते हैं, पहचानते हैं, तो किसी पे भी रह सकते हैं। पर 3 मंथ में नहीं होता है सर, जैसे वो अपनी मोम के अलावा कहीं और नहीं रह पाते हैं और काफ़ी कुछ हो जाता है, बीमार होते हैं बेबी काफ़ी। बट 6 मंथ काफ़ी अच्छा है। हम एक तरीके से फाइनेंशियल अपना मतलब जो भी डिसीज़न है मेरी वाइफ ले सकती है और स्ट्रांग हो सकते हैं इससे, और काफ़ी सारे बेनिफिट है कि अभी मतलब 3 महीने में ये था कि भाई मैं अगर मेरी वाइफ जॉब स्विच छोड़ना चाह रही है तो उसमें मतलब लॉस था, लेकिन अभी जो है 6 महीने का जो मतलब है उससे बेनिफिट है कि मतलब आगे हमारा बच्चा इतना उस काबिल हो सकता है कि हम उसे किसी अपनी फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हैं। जॉब का छोड़ने का मतलब अगर आगे से कंटिन्यू करना चाहती है तो वो आगे कंटिन्यू कर सकती है। दरअसल मार्च 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मातृत्व लाभ विधेयक 2016 को मंजूरी दे दी थी। उसके बाद इसे कानून बना दिया गया। इस कानून के मुताबिक अब 9 से ज्यादा कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में कामगार महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 हफ्ते की जगह 26 हफ्ते कर दी गई है। महिला को पहले 2 बच्चों में 26 हफ्ते और तीसरे बच्चे में अवधि 12 हफ्ते की ही दी जाएगी। इस कानून के दायरे में गोद लेने वाली महिलाएं भी शामिल की गई हैं, यानी ऐसी महिलाएं जिन्होंने 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को कानूनन गोद लिया है, उन्हें 12 हफ्तों का अवकाश दिया जाएगा। सरोगेसी के जरिए संतान सुख पाने वाली महिलाओं को भी 12 हफ्तों का अवकाश दिया जाएगा। इस कानून के मुताबिक हर संस्था जहां 50 से ज्यादा महिला कर्मचारी काम करती हैं, उन्हें क्रेच की सुविधा मुहैया करवानी होगी। इसके अलावा अगर जरूरत पड़े तो महिला को घर से काम करने की भी सुविधा दी जा सकती है। डॉक्टर्स का मानना है कि सरकार ने कानून को पारित कर माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को और बेहतर कर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। हमारे देश में 90% औरतों को अनीमिया है, खून की कमी है, और डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। 3 महीने टाइम ही नहीं है कि ये रिकवरी हो सके। तो अगर आप 6 महीने का टाइम दे औरत को इससे रिकवर करने के लिए, तो वो उसकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसमें बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मिनिमम 4 से 6 महीने की ज़रूरत है ही, मैंडेटरी है। कई विकसित देशों में भी मातृत्व अवकाश को लेकर पेड लीव की सीमा इतनी नहीं जितनी भारत में हो गई है। जैसे अमेरिका में केवल 2.6 हफ्ते की पेड लीव मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में 7.6, ब्रिटेन में 12.2, स्पेन में 16, फ्रांस में 18 और इटली में 25.2 हफ्तों की।
महिलाओं को राहत देते हुए और उनकी मांग को सुनते हुए मोदी सरकार ने पेड लीव का समय 6 महीने तक बढ़ा दिया। महिलाओं को इस बात की खुशी है कि अब वो ना ही सिर्फ अपनी पर्सनल जिंदगी बल्कि प्रोफेशनल जिंदगी में भी विकास कर पाएंगी। कैमरा पर्सन श्यामलाल के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।